नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब ये जानेंगे कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या है। साथ में ये जानेंगे कि अगर हम कोई प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में केस फाइल करते हैं तो उस केस का सबसे पहले कोर्ट का चुनाव करना होता है। तो कोर्ट का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, कोर्ट का चुनाव होने के बाद में ये प्रोसेस होता है कि भाई अब उसमें कौन सा लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, आपके देश का लॉ अप्लाई होगा या फिर किसी अदर कंट्री का लॉ अप्लाई होगा, उसको देखना होता है। तो उसको भी जानेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर चॉइस ऑफ लॉ किया जाता है। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से वहाँ पर लॉ का चुनाव होता है। साथ में अगर कोई जजमेंट पास किया जाता है दूसरे कंट्री के द्वारा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन जजमेंट, क्योंकि दूसरे कंट्री के द्वारा ये जजमेंट पास होता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में। तो ये जो जजमेंट जो पास हुआ है उसको कैसे इन्फोर्स में लाया जाएगा, कैसे उसको लागू करवाया जाएगा, ठीक है, जो कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के जरिए ये जो जजमेंट आया है। ठीक है, तो इन सभी जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की एक बेसिक चीज़ है, उसको हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ठीक है, सो चलिए आज की एक कमाल की वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना और समझना जरूरी है कि आखिर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की स्थिति क्या है। अब ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए भारत में ही देख लीजिए, भारत में बहुत सारे लॉ हैं। अब चीन का अपना लॉ है, पाकिस्तान का अपना लॉ है, यूके, यूएस, इन सभी देशों का अपना अलग अलग लॉ है। लेकिन ये जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है, इसकी स्थिति किस जगह पे है, वो कहाँ पर रह करके कार्य कर रही है, अगर आप वो नहीं समझेंगे तो आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी कि भाई ये क्या है, कहाँ पे रह कर काम करता है, इसका यूज़ क्या है। तो आपको बहुत सारी दिक्कत होगी। अगर आप यही समझ जाएंगे कि इसकी स्थिति क्या है तो बहुत ही ईजिली सब कुछ समझने आपको आने लगेगी कि क्या है, किस प्रकार से यह काम करती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने ग्राफ बनाया है। सबसे पहले हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, स्थिति को देख लेते हैं, फिर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और बाकी जो सभी मैंने पॉइंट बताया फिर वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख रहे हैं एक लॉ है जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इंटरनेशनल लॉ, सेकंड है नेशनल लॉ। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो दिक्कत नहीं होगी आपको। इंटरनेशनल लॉ में क्या होता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होता है, यानी कि अगर हम देश से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो लागू होता है वो इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत आता है। अभी हम इसको और भी पार्ट में डिवाइड किए हैं तो वो भी हम देखेंगे। बस आप ये समझिए इंटरनेशनल लॉ की क्या होता है, वो देश के बाहर की चीज़ें होती हैं, देश के बाहर का लॉ होता है, वो इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत आता है। ठीक है, साथ में नेशनल लॉ जैसे कि हमारे देश का लॉ हो गया, जैसे इंडिया का लॉ हो गया, पाकिस्तान का अपना लॉ है, चीन का अपना लॉ है। ऐसे ही नेशनल लॉ सबका अलग अलग होता है, वो अपने हिसाब से अपने कंट्री को गवर्न करते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नेशनल लॉ को। नेशनल लॉ को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेशनल लॉ को फर्स्ट पार्ट है जो कि है पब्लिक लॉ, सेकेंड है प्राइवेट लॉ। अब ये पब्लिक और प्राइवेट लॉ क्या है, ठीक है। पब्लिक में जैसे कि जो नेशनल लॉ के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है और इंडिया में क्या है, पब्लिक, सभी पब्लिक पर एक जो लॉ होती है वो लागू होती है। जैसे कि आईपीसी होता है, सीआरपीसी होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है, बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो कि पब्लिक लॉ होते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक लॉ होते हैं क्योंकि पब्लिक लॉ के जरिए ही पूरे देश को कंट्रोल किया जाता है। कुछ ऐसे प्राइवेट लॉ भी हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, तो ये प्राइवेट लॉ है। अब प्राइवेट लॉ इसलिए हैं क्योंकि यह स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करके, ये स्पेसिफिक एक समुदाय को टारगेट करके क्या करता है, एक लॉ बनाया जाता है। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, ठीक है, तो इसमें जो भी हिंदुओं का जो भी विवाह का प्रावधान है, अगर ऐसा ऐसा होगा तभी विवाह वैलिड रहेगा, ऐसा नहीं होगा तो वैलिड नहीं रहेगा, तो ये सब बातें उसमें बताया गया है। ऐसे मुस्लिम मैरिज हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, तो ये सब एक स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक समुदाय को टारगेट करके फिर लॉ ये बनाए जाते हैं। तो इसके लिए इसको प्राइवेट लॉ हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर इंटरनेशनल रूप में आप देखेंगे तो इंटरनेशनल में भी यही चीज़ें हैं। फर्स्ट है पब्लिक है, सेकेंड है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, फर्स्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, सेकेंड है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में क्या चीज़ें आएंगी, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में वो चीज़ें आती हैं जैसे कि देश का विवाद हो गया,
और किसी देश का किसी दूसरे देश के साथ विवाद हो गया तो ये पब्लिकरी रूप में आती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ सिंपल सा भारत का, तो पाकिस्तान यहाँ पर बहुत बार सीज फायर का उल्लंघन करता है, तो ये पब्लिक लॉ के अंतर्गत आएगा, भारत को केस फाइल करना पड़ेगा इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक है, तो वो पब्लिक लॉ के अंतर्गत आएगा क्योंकि यहाँ पर देश देश का मैटर है। लेकिन प्राइवेट अगर यहीं पर आप देखेंगे तो प्राइवेट में क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन को यहाँ पर पकड़ लिया जाता है, वहाँ पर देश पकड़ रहे थे पब्लिक वाले में, उसमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर आदमी को पकड़ लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए भारत का कोई आदमी है, दूसरा कोई पाकिस्तान का आदमी है, दोनों के बीच में प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई, कोई उन्होंने मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया था, टूट गया, या फिर किसी मर्डर कत्ल, ठीक है, कुछ भी आप समझ लीजिए, दो देश के अलग अलग लोग हैं, दो देश के अलग अलग लोग हैं, उनके बीच में प्रॉब्लम एराइज होती है, तो वो कहाँ पे आती है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग कंट्री के लोग होते हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्री के लोग होते हैं और उनके बीच में प्रॉब्लम एराइज होती है, उनके बीच में प्रॉब्लम उत्पन्न होती है और उसको निपटाने का प्रयास किया जाता है, बस यही चीज़ें हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या है, किस प्रकार से यह प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले यहाँ पर यही लिखा गया है कि इसको कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ इसलिए इसको बोला जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको इसलिए कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ बोलते हैं क्योंकि यह दो व्यक्तियों के बीच का जो भी कन्फ्लिक्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको यह दूर करती है। तो इसके लिए इसका सिंपल सा नाम कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ बोल दिया गया है और ज़्यादातर देशों में इसे कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के ही नाम से ही जाना जाता है। इंडिया में ज़्यादातर इसे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के नाम से जानता है, मतलब लोग जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो देश के लोग हैं इसे कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, ठीक है, इसी नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड पॉइंट है वो है दिस काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट। ये जो काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट है वो उसको क्या बोला जाता है, क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट भी बोला जाता है, ठीक है। यानी कि आप इसको समझ रहे होंगे क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि देश अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि हमारा देश है, दूसरा कोई दूसरा देश है, तो ये देश थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है और जो देश जब अलग अलग होता है तो बीच में बॉर्डर खींचा जाता है, ठीक है। तो वो जो बॉर्डर है इसीलिए बोला जाता है क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट, क्योंकि इसमें अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अलग अलग देश के व्यक्ति होते हैं और उनके बीच में प्रॉब्लम एराइज होती है, ठीक है। और हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लोग मतलब ये इसमें जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में चीज़ें आती हैं ये व्यक्ति के बीच में प्रॉब्लम होता है, ना कि देश के बीच में, ठीक है। तो ये आप बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे की गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें बस आपका रोल होता है, यानी कि कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन होता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसका किसी अन्य देश के व्यक्ति के साथ कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ होता है, ठीक है। तो उसको प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के जरिए सॉल्व आउट करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इतना अच्छा सब काम करती है, तो भाई ये बताइए कि जो ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है इसमें क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देना चाहता हूं कि यह केवल एक प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। यह केवल एक प्रोसीजर को बताता है, इसके अंतर्गत कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है, कोई ऐसा सेक्शंस नहीं है कि भाई इतने सेक्शंस है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत ऐसे न्याय देना है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बस ये एक प्रोसीजर को बताता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए इंडिया का जो भी CPC है जो कि प्रोसीजर को बताता है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर कोई अपराधी को पकड़ा जाता है तो 24 घंटे के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के सामने, नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है, ठीक है, जो कि CPC के अंतर्गत हमारे बताया गया है। ऐसे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के जरिए एक प्रोसीजर बताया गया है कि मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच में, जो कि अलग अलग देश के व्यक्ति हैं, उनके बीच में अगर प्रॉब्लम उत्पन्न होती है तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो वो अब हम लोग प्रोसेस को समझने वाले हैं और इस थर्ड पॉइंट में यही बताया गया है कि ये एक प्रोसीजर लॉ है जो कि दो अलग अलग देश के व्यक्तियों के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व आउट करने का प्रयास करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। तो यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्हीं 3 पॉइंट के अंतर्गत पूरी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ टिकी हुई है, ठीक है। ये आप बात गांठ बांध लीजिए,
ठीक है। तो फर्स्ट है जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, जैसे कि अब दो अलग अलग देश के लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कोर्ट का चुनाव करना होगा कि भाई जो जिसने केस मतलब कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं, जैसे कि मान लीजिए हम इंडिया से हैं, आप मान लीजिए यूके के हैं, और हमारे आपके बीच में एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो गया है। अब आपको केस फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर केस फाइल करना हुआ तो यूके वाला जो भी बंदा या फिर आप जो हैं वो यूके में केस फाइल करेंगे, ठीक है, और हम इंडिया के हैं तो हम इंडिया में केस फाइल करेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया वाला जो भी मैं हूँ इंडिया का, वो यूके में ही केस फाइल कर दूँ, या फिर यूके वाला इंडिया में केस फाइल, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो कहीं पर भी केस फाइल कर सकते हैं, आप यही सुन लीजिए, ठीक है। लेकिन केस तो आप कहीं पर भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में देने योग्य है, ठीक है, वो ये है कि भाई जुरिस्डिक्शन कोई एक ही रहेगा, या तो इंडिया का कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा या तो फिर यूके का कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। जो कि हमारे और आपके बीच में जो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें या तो इंडिया का कोर्ट मतलब उस प्रॉब्लम के अंतर्गत सुनवाई करेगा या फिर यूके का, दोनों में से एक ही करेंगे। दोनों कोर्ट नहीं शुरू हो जाएंगे भाई हम भी करेंगे तुम भी करो, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले कोर्ट का चुनाव कैसे किया जाएगा उसके बारे में इस फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि कोर्ट का चुनाव कैसे किया जाएगा, कैसे कोर्ट का चुनाव करती हैं ये लोग, ठीक है। तो यही बातें हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। उसके बाद में जब कोर्ट चुन लिया जाएगा उसके बाद में उनको सामने ये एक प्रॉब्लम होती है कि भाई लॉ कौन सा लागू किया जाए, क्योंकि दो अलग अलग देश के व्यक्ति हैं तो उनमें कौन सा लॉ लागू किया जाए, ठीक है। तो वहाँ पर लॉ का चुनाव करना होता है, तो लॉ का चुनाव हम लोग सेकेंड पॉइंट में पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत है चॉइस ऑफ लॉ, ठीक है, किस प्रकार से लॉ का चुनाव होता है, कुछ आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे जिससे आप बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे, ठीक है। जब कोर्ट का चुनाव हो गया, लॉ का चुनाव हो गया, उसके बाद में अब तो फैसला आना ही आना है, तो फैसला आ गया, ठीक है, कोई एक फैसला आया तो फैसले को फोर्स में कैसे लाया जाएगा वो हम लोग थर्ड पॉइंट में देखेंगे, ठीक है। तो यही जो मेन आपको ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि क्या इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं। जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट के अंतर्गत मान लीजिए हमारे आपके बीच में डिस्प्यूट हुआ है जो कि अलग अलग देश के हम दोनों व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए आप केस फाइल करते हैं यूके में, हम केस फाइल करते हैं इंडिया में, तो यूके का कोर्ट सबसे पहले देखेगा ये दो क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पर लिखा गया है, या फिर जो हमने यहाँ पर लिखा है थोड़ा सा ऊपर आपको कर देते हैं जिससे आपको दिखे। दो क्वेश्चन यहाँ पर कोर्ट अपने आप से पूछती है और वो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट ये है कि भाई डज कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन टू हैंडल दिस मैटर, यानी कि ये जो मैटर जो भी आया है उनके सामने उसको वो मैटर को मतलब कि सॉल्व करने की या फिर उस मैटर को अपने अंतर्गत लेने की वो शक्ति रखते हैं या फिर नहीं। कोर्ट सबसे पहले यही देखेगी, ठीक है। दो क्वेश्चन पूछती हैं, पहला ये पूछती हैं कि भाई मैं इस हैंडल को मतलब इस मैटर को मैं हैंडल करने की अथॉरिटी पावर रखता हूं या फिर नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए पावर रखता हूं तो क्या मैं इस पर जो भी फैसला सुनाऊंगा, ठीक है, अगर मैं इस पर कोई फैसला सुनाऊंगा तो क्या वो मैं फोर्स में ला सकता हूं या फिर नहीं। ये दोनों पॉइंट वो लोग अपने हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि भाई अगर उसके अथॉरिटी के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, और नहीं आ रहा है, ये कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। किसी कोर्ट के अथॉरिटी के अंतर्गत कोई मतलब केस आ रहा है नहीं आ रहा है वो कैसे डिसाइड होगा, और किस प्रकार से कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि भाई ये मेरे अथॉरिटी के अंतर्गत आ रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो अगर उसके अथॉरिटी के अंतर्गत आएगा तभी वो उस पर सुनवाई करेगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर उसके अथॉरिटी के अंतर्गत आएगा तो वो उस जो भी लॉ है जो भी अगर वो फैसला सुनाएगी तो उसको फोर्स में वो भी ले सकती है। अगर उसके अथॉरिटी के अंतर्गत आएगा तो उसको फोर्स में भी वो ला सकती है। तो इसके लिए ये दो पॉइंट कोर्ट को देखना जरूरी होता है और ये दो पॉइंट कोर्ट देखती है और ज़्यादातर इंडिया के कोर्ट ये जो दो पॉइंट है जरूर देखती हैं, ठीक है। तो चलिए जो भी है वो मैंने बताया कि भाई ये दो पॉइंट देखेगी। अब कैसे पता चलेगा कि इसके अथॉरिटी के अंतर्गत आ रहा है या फिर नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर दो जो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ये अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर ये दो पॉइंट है, सबसे पहले आप वो देख लीजिए, कॉमन लॉ कंट्रीज, सिविल लॉ कंट्री। कॉमन लॉ कंट्रीज जो कि ठीक है, जो कि विकास की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, विकासशील जो भी देश हैं उसको हम लोग कॉमन लॉ कंट्रीज बोलते हैं। और जो सिविल लॉ कंट्रीज हैं जो कि विकसित हैं,
ठीक है, उसको बोलेंगे सिविल लॉ कंट्री। कुछ आपको एग्जांपल भी दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि कॉमन लॉ कंट्री में आ गया हमारा इंडिया, इंग्लैंड, मलेशिया, ये सब कॉमन लॉ कंट्री है। जबकि सिविल लॉ कंट्री में आप देखेंगे जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये सब विकसित देश हैं, ये सब सिविल लॉ कंट्री में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंट्री का यहाँ पे डिवीजन है। उसके बाद में कंट्री का डिवीजन के साथ ही यहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है, यहाँ पर रूल अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अगर कॉमन लॉ कंट्री रहेंगी तो यहाँ पर लोग, ठीक है, लेक्स डोमिसाइल का जो भी रूल है वो अप्लाई करेंगी। और अगर वो सिविल लॉ कंट्री रहेंगी तो वो नेशनलिटी का रूल अप्लाई करती हैं। अब ये रूल क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेक्स डोमिसाइल एक मैगजीम है और इसके अंतर्गत होता है कि भाई वो जो केस है, ठीक है, जो केस था, जो भी केस आपने लाया है, उस केस जो भी वो उस कोर्ट में लाया गया है, ठीक है, तो वो जो केस है उसका शुभारंभ, ठीक है, उस केस का शुभारंभ यानी कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का केस आया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस आया, तो उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में वो जो केस है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका शुरुआत कहाँ पे हुआ, सबसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे हुआ था, सबसे पहले वो देखेगी। तो ये लेक्स डोमिसाइल के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब कि वो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, स्टार्टिंग जहाँ से हुआ होगा वो उसी के अथॉरिटी के अंतर्गत आएगा। जैसे कि इंडिया में अगर उसका शुभारंभ हुआ था, उसका स्टार्ट हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में हुआ था, तो वो फिर इंडिया के कोर्ट के अथॉरिटी के अंतर्गत आएगा। फिर उस पर सुनवाई, कार्यवाही इंडिया के कोर्ट द्वारा किया जाएगा, यूके का कोर्ट फिर उसके नहीं कर सकता। ठीक है, और यूके का कोर्ट सिविल लॉ कंट्री में आता है। सिविल लॉ कंट्री भी वही देखती है, बस नेशनलिटी देखती हैं कि भाई किस नेशनल में, किस मतलब कि किस देश में, ठीक है, किस देश में कॉन्ट्रैक्ट बना था, किस देश में ये कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हुई थी, वो लोग भी यही देखते हैं। बस थोड़ा सा लैंग्वेज में फ़र्क है। ये लेक्स डोमिसाइल देखती हैं, ये लेक्स रिपैट्रिएट करके है, ये देखती हैं। ठीक है, और साथ में ये देखती हैं कि उन दोनों पर्सन की नेशनलिटी क्या है, ये भी देखती हैं। जो भी लेक्स डोमिसाइल के अंतर्गत तो यही देखा जाता है कि भाई वो शुभारंभ कहाँ से हुआ था, लेकिन इसमें ये देखेंगे नेशनलिटी क्या थी उन दोनों पर्सन की। साथ में ये देखेंगे कि उस जो भी केस है वो उसका शुभारंभ किस देश से हुआ था, वो सीधा सीधा देश देखती हैं, ना कि डोमिसाइल देखती हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, यही चीज़ें हैं। बस आप सिंपल सा एग्जाम में आए तो यही लिखिएगा कि कॉमन लॉ कंट्री में लेक्स डोमिसाइल देखा जाता है और सिविल लॉ कंट्री हमेशा, ठीक है, सिविल लॉ कंट्री नेशनलिटी देखती है। नेशनलिटी देखेंगी, उसके बाद में वो चेक आउट करती हैं कि भाई ये मेरे अथॉरिटी के अंतर्गत आ रहा है या फिर नहीं। अगर उनके लेक्स डोमिसाइल में आ रहा है तो वो फिर वो उस केस को ले लेंगी, अगर नहीं आ रहा है तो वो उस केस को छोड़ देंगे भाई कि ये मेरे अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जिसके अथॉरिटी के अंतर्गत आएगा तो वो आपको बता भी देंगी भाई ये इसके अथॉरिटी के अंतर्गत आ रहा है, आप उनसे जा करके इस बारे में फैसला यानी कि वहाँ पे आप केस फाइल करिए, ऐसा वो आपको बता देंगी। ठीक है, तो ये दो कंट्री ये प्रिंसिपल अप्लाई करती हैं और इसके हिसाब से एक कोर्ट का चुनाव होता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में। ठीक है, सो आई होप आप कोर्ट का चुनाव कैसे होता है आप समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और उसके बाद में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। और बाकी नोट्स जिसको ये चाहिए हुआ तो नोट्स भी आप ले सकते हैं, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके आप ले लीजिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं चॉइस ऑफ लॉ। चॉइस ऑफ लॉ यानी कि किस प्रकार से, अब वहाँ पे कोर्ट का चुनाव तो हो गया भाई, कौन सा कोर्ट रहेगा वो चुनाव हो गया कि भाई इंडिया का कोर्ट रहेगा कि यूके का कोर्ट रहेगा, वो तो चुन लिया गया। ठीक है, तो वो चुनने का प्रोसेस जो भी था मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में कोर्ट के सामने ये एक दिक्कत होती है कि भाई अब कौन से लॉ का चुनाव किया जाए। अब मान लीजिए इंडिया का कोर्ट है तो इंडिया सोचेगा कि भाई इंडिया का जो भी लॉ है उसको अप्लाई करूं या फिर यूके का लॉ अप्लाई करूं। ठीक है, तो जो भी ऐसी कंट्री है सभी देखते हैं कि भाई किसका लॉ अप्लाई करना है, तो वो चीज़ें चॉइस ऑफ लॉ एक सिद्धांत है, उसके अंतर्गत हम लोगों को जानना होता है। लेकिन सबसे पहले इसका आप मेन पर्पज समझिए, चॉइस ऑफ लॉ का मेन पर्पज क्या होता है। तो इसका मेन पर्पज यही है, इसके अंतर्गत इसका मेन प्रिंसिपल आप कह लीजिए यही है। यहाँ पर जो भी सबसे पहले केस आया है, ठीक है, जो भी केस आया है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है, लॉ के इस क्षेत्र में जो भी केस आया है सबसे पहले वो देखा जाता है कि जो भी केस है उसके साथ में किस कंट्री की क्लोजली कनेक्शन है। ठीक है, क्लोजली कनेक्शन किस देश की है। जैसे कि हमारे आपके बीच में जो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो जो कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ पर ब्रीच हुई थी, जहाँ पर इन दोनों प्रोसेस में सबसे ज़्यादा रिलेशन जिस देश का रहा होगा, जैसे कि इंडिया का रहा होगा तो इंडिया का कानून उठा के लागू कर देंगे। ठीक है, अगर जैसे कि इंडिया का नहीं है, यूके का है, यूके में ही सभी चीज़ें हुई हैं, मान लीजिए यूके में ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यूके में ही उसको ब्रीच कर दिया गया है, तो वो फिर यूके का कानून उठा के
फिर लागू कर लेंगी। यानी कि कहने का सीधा सा अर्थ यही है कि जिस भी कंट्री में ज़्यादातर प्रोसीजर, ज़्यादातर जो भी वो उस केस का मैटर अप्लाई हुआ है, उस केस की चीज़ें अप्लाई हुई है, तो उसी कंट्री की लॉ को अप्लाई कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो चलिए कुछ आपको एग्जांपल भी बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल जनरल रूल्स के अंतर्गत लेकर के रखे हुए हैं। जैसे कि एक मान लीजिए वैलिडिटी ऑफ मैरिज देखना हुआ, किसी शादी की अगर वैधता को देखना हुआ तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई उस शादी का सेलिब्रेशन कहाँ पे हुआ था, जिस देश में हुआ होगा उसी देश का लॉ उठा करके लागू कर लेंगे। नेक्स्ट है कैपेसिटी, अगर कैपेसिटी ऑफ मैरिज किसी शादी का देखना हुआ कि भाई वो कैपेबल थे या फिर नहीं थे, तो वहाँ पर उस देश का लेक्स डोमिसाइल देख लेंगे, साथ में नेशनलिटी। अब जैसे कि मान लीजिए एक इंडिया का आदमी यूके की एक लड़की के साथ शादी कर लेता है, तो यहाँ पर इंडिया के उस आदमी की अगर कैपेसिटी को देखना हुआ तो इंडिया के कानून के हिसाब से उसका कैपेसिटी देख लेंगे, और अगर उस लड़की की कैपेसिटी देखनी हुई तो यूके के कानून के अनुसार उसकी कैपेसिटी देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि लड़का इंडिया का है तो इंडिया के कानून के अनुसार देखेंगे, और लड़की यूके की है तो यूके के कानून के अनुसार देखेंगे कि उसकी कैपेसिटी टू मैरिज थी या फिर नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाता है मैरिज की कैपेसिटी। थर्ड की बात करें, सक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को लेकर दो पार्टी के बीच में वो क्या है डिस्प्यूट्स है, प्रॉब्लम एराइज हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या देखा जाएगा, लेक्स इंस्टीट्यूट, यानी कि वो जो प्रॉपर्टी है कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले यही देखा जाएगा कि वो स्थित कहाँ पे है। अगर वो प्रॉपर्टी इंडिया में स्थित है तो वो फिर इंडिया का कानून लागू कर लेंगे, अगर वो प्रॉपर्टी यूके में स्थित है तो वो फिर यूके का कानून लागू कर लेंगे, अगर वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है तो वो फिर पाकिस्तान का कानून लागू कर लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से कानून लागू किया जाता है। अब जैसे कि नेक्स्ट है सक्सेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो इनमूवेबल प्रॉपर्टी थी, जैसे कि ज़मीन जायदाद हो गया, इसको हम उठा कर लेके नहीं जा सकते, ये तो इनमूवेबल हो गया। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर लेक्स डोमिसाइल, जो कि मैंने बताया कि डोमिसाइल कहाँ पर था, ठीक है, जो भी डोमिसाइल था उस जिसका भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका डोमिसाइल कहाँ पर था, यानी कि वो जो बंदा था जिसका भी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए मेरे फादर के नाम से कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ये देखा जाएगा कि, और मैं उस पर दावा कर रहा हूँ भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी मेरी है, तो ये देखा जाएगा कि जो वो फादर थे उनकी डोमिसाइल कहाँ थी, वो कहाँ पे रहते थे पहले, ठीक है, उनका डोमिसाइल क्या था, ठीक है। अगर आपको डोमिसाइल में कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार डोमिसाइल की आप एक अलग से यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा। डोमिसाइल का मतलब सीधे सीधे यही है कि मेन जो चीज़ है वो क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर से निकल जाते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, और हरियाणा, इन सब राज्यों की आप यात्रा करते हैं, लेकिन आप अंत में वहीं पर आएंगे जहां पर आपका घर रहेगा, तो वही चीज़ क्या होता है, आपका डोमिसाइल होता है, ठीक है। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित केस है तो यहाँ पर देखा जाएगा कि उसका डोमिसाइल क्या है, ठीक है, उसका डोमिसाइल क्या था, जो भी पर्सन है जिसके नाम से वो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका डोमिसाइल क्या है। अगर उसका डोमिसाइल जहाँ पर भी रहेगा, मान लीजिए इंडिया में है तो इंडिया का कानून लागू कर लेंगे, ठीक है, जैसे चीन का है तो चीन का कानून लागू कर लेंगे, इसी हिसाब से, ठीक है। तो चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि आपका जो भी चॉइस ऑफ लॉ के संबंध में अगर कुछ और भी डाउट रह गया है तो वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। अब जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच के संबंध में कोई भी केस आता है तो वहाँ पर देखा जाएगा कि उनकी लाइबिलिटी क्या थी, पार्टीज़ की लाइबिलिटी क्या थी, कहाँ पर उनको परफॉर्म करना था, क्या चीज़ें थी उस कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे। अब मान लीजिए कोई कार्य के संबंध में वो कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई यहाँ पर आपको ये कार्य करना है, तो जहाँ पर वो कार्य करना है वहाँ का जो भी कानून है उसको उठा करके वो लागू कर लेंगे, वो कोर्ट लागू कर लेगी, ठीक है। जहाँ पर उसका एग्जीक्यूशन था, जहाँ पर इसको इन्फोर्स किया जाना था, उस कंट्री के लॉ को उठा करके वो लागू कर लेंगे कि भाई ये एग्जीक्यूशन यहाँ पर था तो यहाँ का लॉ फिर उनके ऊपर लगेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर कैपेसिटी को देखना हुआ तो कैपेसिटी में देखेंगे कि उनका डोमिसाइल क्या था, नेशनलिटी क्या थी। अब जैसे कि मान लीजिए एक पार्टी इंडिया की थी, दूसरा पार्टी यूके की थी, तो यूके में क्या कानून है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, साथ में इंडिया में क्या कानून है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। तो यही बात है, नेशनलिटी यानी कि वो कहाँ के थे, डोमिसाइल यानी कि वो किधर रहते थे, उसी के आधार पर देखा जाता है। जैसे कि सेम मैरिज में देखा जाता था कैपेसिटी टू, ठीक है, कैपेसिटी टू मैरिज जैसे देखा जाता था, सेम वही लागू यहाँ पर भी है, बट वहाँ पर मैरिज के संबंध में था, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में है, ठीक है, सेम वही चीजें हैं। नेक्स्ट है, अगर टॉर्ट का कोई केस है तो टॉर्ट में देखा जाएगा कि वेयर द डैमेजेस इज एक्यूज्ड।
यानी कि वो जो डैमेजेस हुआ है टॉर्ट में क्या होता है, डैमेजेस होता है। तो डैमेजेस वो कहाँ पे घटित हुआ, इंडिया में घटित हुआ या फिर यूके में घटित हुआ, ठीक है, या कि जिस देश में घटित हुआ होगा उस देश का कानून उठा करके वो अपने, ठीक है, अपनी जगह लागू कर लेंगे, उस देश का कानून फिर ले लेंगे, उसके हिसाब से फिर एग्जीक्यूशन करेंगे, फिर अपनी जो भी प्रोसेस है वो बढ़ाएंगे, उसके बाद में केस चलेगा, ठीक है, जो भी फैसला आएगा वो हम लोग फैसले को इन्फोर्स वाले में देखेंगे कि किस प्रकार से फैसले को यहाँ पर लागू करवाया जाता है। यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात मैंने नोट में लिख दी है। नोट में ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं क्लोज रिलेशनशिप। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बताया वो तो ठीक है, ठीक है। अगर कुछ और भी अलग टाइप की चीज़ें हैं और भी अलग टाइप की केसेस हैं तो वहाँ पर हमेशा क्लोज रिलेशन देखा जाएगा, बहुत ही क्लोजली रिलेशन देखा जाएगा उस केस से संबंध में। जैसे कि मैंने बताया मैरिज में क्या देखा जा रहा था कि वो जो सेलिब्रेशन हुआ था मैरिज का कहाँ पे हुआ था, जहाँ पर हुआ था उस लॉ को उठा के लागू कर लेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्ट में देखा आपने, कि कॉन्ट्रैक्ट का जहाँ पर भी मतलब कि उसकी लाइबिलिटी थी, ठीक है, जिस देश में लाइबिलिटी थी उसको उठा करके लागू कर लिया, या फिर जहाँ पर उसको एग्जीक्यूशन फोर्समेंट में लाना था उसको उठा करके लागू कर लिया गया, ठीक है। अब उसके बाद में भी आपने देखा जैसे कि टॉर्ट का केस था, अगर डैमेजेस जहाँ पर हुआ था वहाँ का लॉ उठा के लागू कर लिया। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोजली रिलेशन को फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो चॉइस ऑफ लॉ का सिद्धांत का यही एक मेन पर्पज है, मेन यही चीज़ें हैं कि यहाँ पर जो क्लोज रिलेशन है जिस कंट्री के जिस जहाँ पे हुआ है, ठीक है, जो भी मैरिज या फिर जो भी चीज़ें जहाँ पे हुआ है, जहाँ से उसका क्लोज रिलेशनशिप है उस केस से संबंध में जिस देश का क्लोज रिलेशनशिप है उस केस को उस लॉ को उठा करके लागू कर लेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, चॉइस ऑफ लॉ में क्लोज रिलेशन देखा जाता है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के जरिए ये जाना कि भाई किस प्रकार से उसमें कोर्ट का चुनाव होगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने जाना कि कौन से देश का लॉ अप्लाई होगा, ठीक है, ये हम लोगों ने जान लिया कि उसके थ्योरी को समझ लिया कि कैसे लॉ अप्लाई किया जाता है। अगर इस प्रकार का केस है तो यहाँ का लॉ अप्लाई होगा, इस प्रकार का केस है, कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा। अब क्या होगा, प्रोसीजर चलेगा, लॉ अप्लाई कर लिया, कोर्ट का चुनाव हो गया, तब कोर्ट में क्या चलता है, प्रोसीजर चलता है। तो प्रोसीजर चलेगा, बाद में एक अंतिम में एक डिसीजन निकल के आएगा। अब डिसीजन तो निकल के आ गया, अब डिसीजन वो कैसे फोर्स में आएगा वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि कैसे उसको फोर्स में लाया जाएगा। तो यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान में देनी है कि जो भी जजमेंट निकल के आता है दूसरे देश के कंट्री के कोर्ट के द्वारा, जिसको हम लोग फॉरेन जजमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दूसरे कंट्री के कोर्ट के द्वारा जजमेंट निकल के आता है, इसके लिए इसको हम लोग फॉरेन जजमेंट बोलते हैं। तो ये जो भी जजमेंट निकल के आएगा उसको हर एक कंट्री अपने अपने कानून के हिसाब से अपने अपने लॉ के अकॉर्डिंग देखती है कि भाई ये सही है कि गलत है, ठीक है। जैसे कि यूके है तो अपना अपने कानून के हिसाब से उसको देखेगा कि भाई ये जो भी फॉरेन जजमेंट आया है जिस भी कंट्री के से आया है, ठीक है, तो वो देखेगी कि भाई ये सही है कि ये या फिर नहीं है, जो भी जजमेंट उन्होंने दिया है दूसरे कंट्री के लोगों ने दिया है वो सही है कि नहीं है। अगर सही रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तब तो वो लागू कर देंगी। अगर सही नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का पक्षपात, ठीक है, इस प्रकार की अनइक्वलिटी की चीज़ें अप्लाई करके की गई होंगी तो वो फिर उसको कैंसिल कर देंगी, उसको अप्लाई ही नहीं करेंगे, या फिर उसको उस कोर्ट को बता देंगे, जिस भी देश के कोर्ट ने ये फैसला सुनाया उसको बता देंगे भाई तुमने पक्षपात किया है, तुमने अनइक्वलिटी की है, नेशनल जस्टिस का जो भी रूल है उसको फॉलो नहीं किया है, ये सब चीज़ें उसको बता देंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक कंट्री का अलग अलग इन्फोर्समेंट करने का प्रोसेस है। हम लोग इंडिया के हैं तो इंडिया के अकॉर्डिंग देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से फोर्समेंट किया जाएगा, इस प्रकार के जो भी फॉरेन जजमेंट आते हैं उसको किस प्रकार से फोर्स में लाया जाएगा, ठीक है। तो इसके संबंध में हमारे जो भी कानून है CPC के सेक्शन नंबर 13 में बताया गया है कि भाई अगर ये 6 पॉइंट उसके अंतर्गत नहीं रहेंगी, ठीक है, जो भी फॉरेन जजमेंट निकल के आया है उसमें अगर ये 6 पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये चीज़ें नहीं रहेंगी तब तो उसको बहुत ही ईजिली अप्लाई कर दिया जाएगा, और अगर रहेंगी तो फिर उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से समझते हैं कि क्या क्या कहने का प्रयास किया गया है। CPC के जो भी उसका सेक्शन है 13 के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि भाई जो फर्स्ट है उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि यहाँ पर वेयर द कोर्ट इज नॉट कम्पिटेंट, जहाँ पर कोर्ट कम्पिटेंट थी ही नहीं, उसके पास ये पावर अथॉरिटी थी ही नहीं, फिर भी वो अगर फैसला सुना रही है तो इस प्रकार के जो भी फॉरेन जजमेंट निकल के आएंगे तो वो हमारी इंडिया के जो भी कोर्ट हैं उसको खारिज कर
देगी, उसे कैंसिल कर देगी। तो जो मैंने आपको रूल बताया था कि कोर्ट का चुनाव करते समय जो जनरल प्रिंसिपल थे सिविल कंट्री की और जो मतलब कॉमन कंट्री की जो लेक्स डोमिसाइल नेशनलिटी देखती थी, वो रूल अगर सही से अप्लाई नहीं किया जाता है, साथ में जो दोनों क्वेश्चन थे अथॉरिटी की, पावर की, वो सभी चीज़ें नहीं देखा जाएगा, ठीक है, वो उसके अथॉरिटी में है ही नहीं, फिर भी वो फैसला सुना रहे हैं, तो इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं उसको, जो भी जजमेंट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, हमारे इंडिया के कोर्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेयर द जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस ऑन द मेरिट्स ऑफ केस, यानी कि जो भी जजमेंट है, जो भी जजमेंट आया है उसमें क्या हुआ है, पक्षपात किया गया है, अनइक्वलिटी की चीज़ें की गई हैं। जैसे कि मान लीजिए वो जो भी जजमेंट चल रहा था वो यूके के कोर्ट में चल रहा था, तो वहाँ पर क्या किया कि जो भी यूके का आदमी था, जो यूके का बंदा था, यूके का जो भी पक्षकार था, उसके ऊपर ज़्यादा तरीके से फोकस करके उसके पक्ष में ज़्यादातर फैसला सुना दिया गया है, और इंडिया का जो भी बंदा था उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उसके बारे में सोचा नहीं गया, या फिर उसके जो भी पक्ष है उसको रखने नहीं दिया गया। तो इस प्रकार की अगर चीज़ें रहेंगी तो वो क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी इस प्रकार के केस को, ठीक है, सॉरी, इस प्रकार के जजमेंट को बोल देंगे भाई ये जजमेंट तो पक्षपात से, ठीक है, पक्षपात इसमें है और आप इसको फिर से सुनाइए, या तो कह देंगी या तो फिर उसको बोलेंगी भाई इसको हम लागू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट के अंतर्गत है वेयर इट सिचुएशन अ क्लेम फाउंड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, यानी कि थर्ड पॉइंट में ये बात कही गई है कि यानी कि अगर कोई, ठीक है, अगर कोई जो भी जजमेंट उन्होंने दिया है वो भारत के किसी भी कानून को तोड़ रही है, किसी कानून को ब्रेक कर रही है, ठीक है, उसका ब्रीच कर रही है, तो उस प्रकार के जजमेंट को यहाँ पर लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोई जजमेंट अगर दूसरे कंट्री के कोर्ट के द्वारा दिया जाता है किसी भी आदमी को, लेकिन वो भारत के जो भी लॉ है, वो किसी भी लॉ को वो वायलेट कर रहा है, तो क्या करेंगी, हमारे जो भी इंडियन का जो भी कोर्ट है, इंडिया का जो भी कोर्ट है, उसको बोल देगी भाई ये देखिए ये जो भी आपने फैसला सुनाया है ये हमारे जो भी लॉ है उसको ये वायलेट कर रहा है, मैं इसको लागू नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है वो ये कह रहा है कि वेयर इट अपोज द नेचुरल जस्टिस, यानी कि जो भी सामान्य एक जो सिद्धांत होता है कि लोगों को न्याय दिया जाए, लोगों के बीच में जो भी सामान्य एक सिद्धांत है भाई कि अगर हम किसी को न्याय दे रहे हैं तो यहाँ पर इक्वलिटी यानी कि जो समानता है उसका हम पालन करें, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। तो अगर इससे ग्रसित होकर के ऐसा वो करते हैं, ठीक है, अगर उससे वो ग्रसित होकर के इक्वलिटी नहीं कर रहे हैं, मनमानी तरीके से न्याय दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा अगर रहेगा तो भी वो कैंसिल कर सकते हैं, बोल देंगे भाई ऐसा आपने नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है आपने वो पालन नहीं किया और इससे आप लोगों ने क्या किया कि हमारे जो भी पक्षकार है उसकी बात नहीं सुनी, ठीक है, उसकी बातों को ना सुन करके आपने फैसला सुनाया है, उसकी जो भी बातें हैं, उसकी जो भी फैक्ट्स हैं उसको आपने देखा ही नहीं, आपने अपने देश के नागरिक के फैक्ट को देखा, उसके हिसाब से आपने सुना दिया, ठीक है। तो ऐसा अगर रहेगा नेचुरल जस्टिस का जो भी सिद्धांत है उसको अगर फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, जो भी जस्टिस दे रहे हैं, जो भी अदर कंट्री की जो भी जुडिशरी सिस्टम है वो जस्टिस दे रही है, तो अगर ये फॉलो नहीं करेगी फिर भी वो बोल सकते हैं भाई देखिए ऐसा ऐसा है और हम इसको लागू नहीं करेंगे, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट में ये कहा गया है वेयर जजमेंट ऑब्टेन्ड बाय द फ्रॉड, जहाँ पर देखिए, जहाँ पर अगर कोई कंट्री का जुडिशियल सिस्टम अगर कोई फ्रॉड कर रहा है किसी देश के अलग पर्सन के साथ, ठीक है, किसी देश के पर्सन के साथ फ्रॉड कर रहा है, जैसे कि अगर वो इंडिया का बंदा है, ठीक है, और वो जो भी प्रोसीजर चल रहा है कहीं दूसरे देश में चल रहा है और वहाँ का जो भी देश का गवर्नर सिस्टम है, जजमेंट जो भी देने वाले पर्सन्स हैं वो फ्रॉड से ग्रसित होकर के, ठीक है, वो उस बंदे इंडिया वाले पर्सन से फ्रॉड करना चाहते हैं और इस उद्देश्य से ग्रसित होकर के उसको फैसला सुनाते हैं, उसके पक्ष में फैसला आता ही नहीं है, दूसरे जो भी वहाँ का नागरिक था, उस देश का नागरिक था, उसके पक्ष में वो लोग फैसला कर देते हैं, यानी कि पक्षपात कर दे रहे हैं, यानी कि वही फ्रॉड से ग्रसित होकर के अगर किया जाएगा तो भी वो क्या कर देंगे भाई, आप वो बोल देंगे भाई ये फ्रॉड से ग्रसित होकर के आपने किया है, ये तो हमारे इंडिया के जो भी नागरिक है उससे आप फ्रॉड कर रहे हैं, तो हम इसको लागू नहीं करेंगे, ठीक है। जो सिक्स पॉइंट है बहुत ही इजी पॉइंट है, यहाँ पर व्यू रहेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ई रहेगा, वेयर द इनकरेक्ट व्यू ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, जहाँ पर इंटरनेशनल लॉ का एक अलग व्यू अपनाया गया है, ठीक है, कुछ अलग थलग से यहाँ पर व्यू अपना करके मनमानी तरीके से, मनमानी पूर्ण होकर के एक मतलब कि न्याय दिया गया है, तो वहाँ पर भी हमारा जो इंडिया का जो भी कोर्ट है वो बोल देगा कि भाई आपने सही तरीके से फैसला नहीं किया है और मैं इस फैसले को नहीं मानूंगा, आप इस फैसले को फिर से देखिए, फिर से करिए, अब ठीक है, जब तक वो सही फैसला नहीं करेंगे तब तक वो नहीं मानेगी और जब तक नहीं मानेगी तब तक उसको फोर्स में नहीं लाया जा सकता।
ठीक है। तो यही पॉइंट है, कहने का सीधा अर्थ यही है कि अगर कोई फॉरेन की जो भी जजमेंट सिस्टम है, जो भी जुडिशरी सिस्टम है, वहाँ की जो भी कोर्ट है, अगर वो फ्रॉड इन सभी चीज़ों से अगर वो सही से फैसला नहीं देती है, ठीक है, सही तरीके से फैसला नहीं देती हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव ये सब चीज़ें करेंगी, तो हमारी इंडिया का कोर्ट उसको नहीं मानेगी और बोल देगी भैया ये हमको नहीं, ठीक है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप तो फ्रॉड ये सब चीज़ें से ग्रसित होकर के फैसला दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करके उनको बता देगी। कुछ आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि सीपीसी में बताया गया है। आप इन सेक्शंस को भी देखना चाहे, अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इन सेक्शन को देख लीजिएगा। जैसे कि 2 का 5 है, सीपीसी के अंतर्गत ही है, 2 का 5, 2 का 6 और 14 को देख लीजिएगा, ठीक है। साथ में 44 को देख लीजिएगा, 44 एक को अंतर्गत देख लीजिएगा, 45 और फिर 46 को देख लीजिएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको सेक्शन 13 के अंतर्गत ये बातें बताई कि अगर ये 6 पॉइंट नहीं रहेंगी कोई भी जजमेंट में तब तो उसको लागू कर दिया जाएगा, अगर रहेंगी तो वो फिर कैंसिल कर दी जाएंगी, ठीक है। तो अगर नहीं रहती हैं, अगर उसको लागू करना हुआ, ठीक है, साथ में फॉरेन जजमेंट क्या होता है वो सब इन सेक्शन के माध्यम में, सीपीसी के इन सेक्शन के माध्यम में बताया गया है। अगर एग्जाम में लिखना हुआ तो आप इतना भी लिख सकते हैं, वैसी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बहुत है, ओवर है। लेकिन अगर आपको और भी डीपली इसके बारे में स्टडी करना हुआ तो आप लोग इन सेक्शन को भी जरूर देख लीजिएगा, जो कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ 25, 26, 14, 44, 44 से 45 और 46, ठीक है, यानी कि 46। इन सेक्शन को आप देख लीजिएगा। इसमें बताया गया है क्या है फॉरेन जजमेंट, कैसे लागू करना है, ठीक है, और कैसे किस प्रकार की प्रोसेस होगी, वो भी और भी डिटेल्स बताया गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर कोई भी दिक्कत रहेगा, कोई डाउट रहेगा, इनके भी बारे में अगर जानना हुआ तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि क्या है ये चीज़ें। बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा अगर आपको डीपली समझना है, नहीं तो इतना ओवर है, ठीक है। सो आज की ये वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो बनाने में काफ़ी हमको मेहनत लगी है। प्लीज़ एक लाइक और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और मैंने देखा था कि इस पर बहुत ही कम वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, इसके लिए मैंने थोड़ा सा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ईजी वे में समझाने और बताने का प्रयास किया। बाकी नोट्स आपको मिल जाएगा, जा कर के आप ले लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं एक और नए कमाल की वीडियो के साथ। Fearless.